जनसंवाद उत्तराखंड के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज रजत जयंती वर्ष हम उत्तराखंड में मना रहे हैं। हमारे राज्य को अलग हुए 25 साल हो गए हैं और इसी रजत जयंती वर्ष के फलस्वरूप हम अलग अलग आंदोलनकारियों से, अलग अलग समाज सेवियों से उनके विचार ले रहे हैं कि इन 25 सालों में हमारे उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया, हमें कहाँ तक पहुँचना है और कहाँ तक हम पहुँच पाए। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आंदोलनकारी आदरणीय गोविंद सती जी। नमस्कार सती। नमस्कार जी। सती जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि आंदोलनों से उपजा यह राज्य उत्तराखंड हमारा रजत जयंती वर्ष में पहुंच गया है, तो आप राज्य की उपलब्धियों को किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, राज्य में उपलब्धियां तो कुछ विशेष दिखती नहीं है, कुछ नया सेटअप तो हुआ नहीं है, किसी रोज़गार का कोई सृजन नहीं हुआ है। केवल और केवल जो है लूट खसोट हो रही है। जो दिखाई दे रहा है कि भाई सरकार जो है बोलती तो है कि हम उनके सपनों का अनुरूप राज्य को बनाएंगे, लेकिन हम कहते हैं उन्होंने तो अपना वेतन तो पाँच बार बढ़ा दिया और आंदोलनकारियों को तो तुमने 450, 6,000 और 4,500, 6,000 और 10,000, 20,000 पे अटका रखा है। चलिए, ये भी एक वो है, लेकिन सवाल ये है कि राज्य तो इसलिए बनाया गया था कि हमारे और सरकार के बीच संवाद बना रहे और बहुत निकटता बनी रही, इतनी दूरी न बने। आज तुम ब्लैक कैट कमांडो के उससे आ रहे हैं और उस पर हम मिलते हैं और किसी के कागज़ ले रहे हैं, ये कोई विकास नहीं है। विकास तो ये होता कि भाई आप लोगों की समस्याओं को गहनता से अध्ययन करते, लोगों की समस्याओं को देखते कि भाई पहाड़ की जो समस्या, पहाड़ के रहने वाले तुमको पहाड़ का ही पता ही नहीं है कि भाई पहाड़ की क्या समस्याएं हैं। अरे भाई, सारे राज्य तो हमारा पहाड़ी है ना, सारे विधायक पहाड़ी हैं, तो भाई आपको पता है कि मेरे गांव में क्या परेशानी है, मेरे क्षेत्र में क्या परेशानी है। तो अभी मैं देख रहा था, इनका सत्र चल रहा था, तो एक हरिद्वार के विधायक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम सारे विधायक तो वहाँ से यहाँ आ गए और तुम पहाड़ की बात कर रहे हैं। तो बताओ, एक करारा तमाचा मारा नहीं मारा? उसने मारा ना। उन्होंने ठीक कहा कि भाई आप, तो अगर आपकी पीड़ा होती तो आप भी वहाँ रहते ना। तुम केवल चुनाव लड़ने वहाँ जाते हो, भवन तुमने यहाँ बना दिए। हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ के बच्चों के लिए आप रोज़गार का कोई वो कीजिए, सृजन कीजिए, और ऐसा रोज़गार ताकि हम बाहर न जा पाएँ, हमारे बच्चे बाहर न जा पाएँ, उनको रोज़गार मिले, यहाँ काम मिलेगा, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? बाहर तो आपने वो भी छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि हमने साफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना कर दिया, वो कर दिया। कितना महंगा स्वास्थ्य है यहाँ देखो। एक अगर सर दर्द आपको हो गया तो डॉक्टर आपको लिख देता है ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, 10-12 हज़ार का टेस्ट का पकड़ा देता पर्चा। ये विकास हुआ हमारा क्या? लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं आज उत्तराखंड में डॉक्टर सरप्लस हो गए हैं। अरे डॉक्टर सरप्लस हो गए तो अस्पताल में तो है नहीं ना, पहाड़ों में तो नहीं है वो तो सब यहाँ आ गए हैं। और यहाँ पर सर प्लस ये होंगे कि आप दून के हॉस्पिटल के हालात देखिए ना, वहाँ सर फूटते हैं पर्चा बनाने के लिए। स्वास्थ्य की तो बात तो नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, जब चलो जो भर्ती हो जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा, मतलब लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप सरप्लस है, खाली डॉक्टर सरप्लस होने से नहीं होना ना, उसमें काम भी तो हो, वो काम भी तो करें कुछ। तो ये सब कहने की बातें हैं। पहाड़ में कहाँ सरप्लस है? पहाड़ में तो है नहीं डॉक्टर। जहाँ जिन CSC में 10 की वो थी पद स्वीकृत थे, वहाँ मुश्किल से 2 हैं। तो सरप्लस तो यहाँ है, देहरादून के लिए है ना, वो बाकी कहाँ के लिए नहीं हो। आप उत्तराखंड अलग होने से पहले यूपी के ज़माने में भी कर्णप्रयाग दुग्ध संघ के जिलाध्यक्ष थे, तो रोज़गार की व्यवस्थाएं उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में भी थोड़ा बहुत थी। तो उसके बाद जब हमने उत्तराखंड अलग मांगा, तो अब रोज़गार और व्यवसाय पे उत्तराखंड अलग राज्य होने का क्या असर पड़ा? अब देखिए साहब, ऐसा है, अगर मैं सच कहूँ तो यूपी के टाइम पे ज़्यादा बढ़िया थे। मैं जब दुग्ध संघ का अध्यक्ष था तो सिमली में एक सेटअप खड़ा हुआ है, और श्रीनगर में भी था हमारा, श्रीनगर में भी एक वो था। तो श्रीनगर में अधिकारी श्रीनगर में बैठते थे, वो खाली उन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया, क्यों? कमीशन के लिए उन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया। जो मैं जब अध्यक्ष बना तो मैंने कहा भाई ये ढांचा है, यहाँ पे मशीनरी भी थी, क्योंकि वो खरीद में आते उनमें कमीशन मिला, बिल्डिंग बनी तो उसमें कमीशन मिला। तत्कालीन जो भी मतलब रहे होंगे, विधायक रहे होंगे, सांसद रहे होंगे, जो भी अधिकारी रहे, उन्होंने कमीशन खाया, लेकिन उसको चलाने के मूड में नहीं थे। जब मैंने कहा, उनसे बात की, अपने क्षेत्रीय जो हमारा वो था प्रभारी था वहाँ पे, एक चौधरी, RK चौधरी थे, उन्होंने कहा साहब देखो ऐसा अगर
यहाँ तो खपत कम है ही नहीं, खपत ही नहीं है और उत्पादन ही नहीं है। और वो अगर हम वहाँ पे खोलेंगे तो ये ये हमारा श्रीनगर का बंद हो जाएगा। मैंने कहा भाई आपको इतना बड़ा वेतन, भारी भरकम वेतन मिलता है, इतने कर्मचारी, अरे आप संघ वो तो गाँव में समितियाँ खोलिए ना, तभी तो दूध आएगा। आप लोगों को समझाइए कि भाई दूध हुआ। उसके बाद हुआ, मैंने भी कहा 146 समितियाँ खोली मैंने, जब मैं वहाँ पे बना तो 146 समितियाँ खोली और दूध करीब करीब हमारा 4,500-5 हज़ार का डेली उपार्जन हो रहा था, जो हम लाते थे और वहाँ पे पैक करते थे। शुरू किया मैंने वहाँ पे, तो लोगों को रोज़गार तो मिला होगा भाई। जिसकी गाय के दूध आया तो चलो, जो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिला, थोड़ा बहुत कमीशन उससे हमने भी खाया, हमें न संघ ने भी खाया था, क्योंकि कर्मचारियों को चलाना था, गाड़ियों को चलाना था, ये चलाना। व्यवस्थाएं ऐसी तो बनती हैं कि भाई हम जो कुछ निर्माण करेंगे तो व्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे तो उससे कुछ मिलेगा, समिति को भी मिलेगा, कंपनी मतलब उसको भी मिलेगा, विभाग को भी मिलेगा, तो चलेगा। अब क्या है, आज वो वैसे की वैसी हैं। वहाँ दूध बाहर से मेरठ से आ रहा है टैंकरों में और वो दूध पैक कर रहे हैं और दे रहे हैं। श्रीनगर का भी यही हाल है, वो भी बंद हो गए हैं। हालांकि अभी ये थोड़ा बहुत मैं देख रहा था, अभी जो ये नए दूध संघ के अध्यक्ष थे, वो मंत्री हैं, तो इन्होंने एक मैं उनका डाटा पढ़ रहा था, उसमें मुझको लगा कि काफ़ी कुछ को ठीक चला रहे हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ठीक है। कुमाऊं में तो बहुत अच्छा चल रहा है, पहाड़ में थोड़ा हमारा कम चल रहा है। अगर इस पर ध्यान देते तो और चलेगा, और ध्यान दिया जाए तो और अच्छा चलेगा। लेकिन सवाल ये है कौन ध्यान देगा, कोई ध्यान देता ही नहीं है। इस राज्य में भ्रष्टाचार ने हमारी जड़ों को खोखला कर दिया है, और इससे बड़ा अभिशाप क्या होगा कि विधानसभा सत्र में हमारे विधायक खुद बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि 15% कमीशन कटने के बाद जो है विधायक निधि आती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार तो है ही है, जब भ्रष्टाचार की भेंट तो चढ़ गया ये देश प्रदेश, नहीं तो यहाँ इतना रुपया आ रहा है, आखिर वो जा कहाँ रहा है? निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें वो आज अगर आप रोड बना रहे हैं, डामर कर रहे हैं, तो वो दूसरे दिन उखड़ जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? करोड़ों रुपया आपने खाया, खर्च किया, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? आप कहते हैं हम साहब रोडवेज है, रोडवेज में आप जाइए, रोडवेज में तो रोडवेज सफ़र करता हूँ, मेरे को गाड़ी चलाना आता नहीं, जाता हूँ जब कभी इधर उधर जाता हूँ। उत्तराखंड में तो फ्री है ही हमारे, तो खड़े खड़े जाता हूँ, यहाँ पर से खड़े खड़े जाता हूँ। हरिद्वार जाता हूँ तो खड़ा, ऋषिकेश जाता हूँ तो खड़ा। और रोडवेज वाले कहते हैं कि हम सब घाटे में चल रहे हैं, इनके अधिकारी कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं। अब हम मेरे समझ में बात है, घाटा कहाँ से, घाटा कहाँ है? घाटा ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी के बेल्ट चढ़ गया है, अधिकारी लोग उसमें वो कर दे रहे हैं, बंदर बांट कर दे रहे हैं। तो इस प्रदेश का पैसा जो है अधिकारियों के पास और ये विधायक, ये नेताओं के पास ये गया है। और बाकी तो मैं देखता नहीं हूँ कि कहीं कुछ आशा भी नहीं लगती है आगे कि भाई कोई किसी का कोई रोड मैप। रोज़ कहते हैं कि साहब हम आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप बनाएंगे। इनसे पूछे सपने हैं क्या हमारे सपने ये थोड़ी से कि भाई हम अपने कोई चिट्ठी भी लिखते हैं, कोई चिट्ठी का जवाब नहीं मिलता है। चिट्ठी का जवाब अभी यहाँ पे एक सीवर लाइन पड़ी, उस सीवर लाइन वाले में केवल एक जगह पे जरा वहाँ पे वो था, उसका कोई जान पहचान होगा, वहाँ पे गए वो बस यहाँ में कहीं देखा नहीं, सारी सीवर लाइन ख़राब है, घरों के अंदर पानी आ रहा है। वो बना रखे वो चैम्बर तो अभी चालू नहीं है, ऊबड़ खाबड़ गाड़ियाँ जाती हैं तो फड़क खड़क 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 करते, क्योंकि वो ठीक से नहीं है, सब भेंट चढ़ गया सब वो तो उस पर देख रेख तो नहीं है ना। भ्रष्टाचार तो क्योंकि अच्छा शिकायत की तो शिकायत में तो ऐसा है कि तब संलिप्तता पाई जाती है, क्यों नहीं हुई उस पर इंक्वायरी? मैंने शिकायत की और मुख्यमंत्री के यहाँ की, तो क्यों नहीं हुई इस पर इंक्वायरी? इसका मतलब मुख्यमंत्री भी मिले हुए है ही, उसमें कोई दो राय क्या है भाई? ये तो हुई जन समस्याओं की बात। और जब इतना भ्रष्टाचार है तो इसमें जो हमारे आंदोलनकारी थे, जिन्होंने अपनी अस्मिता लुटाई, जो जेलों में रहे, जिन्होंने संघर्ष किया, उनकी पीड़ा को हमारी सरकार किस प्रकार समझ रही है? देखिए साहब, सजवान साहब, पीड़ा क्या है, मैं एक दिन दून हॉस्पिटल में गया तो वहाँ गया तो वहाँ लाइन में तो खैर लगना ही था, पर्चा बनाने की लाइन में। सवेरे चले गया था 8:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे पर्चा बन पाया। बड़ा पर्चा बना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वे लिख दिया, पूछा पाछा देखता लिख दिया। मैंने कहा साहब मैं आंदोलनकारी भी हूँ। उन्होंने इसका आंसर सुना, इसका आंसर निकाल दिया, लिखा थोड़ी दवाई लिखे, मैं भी आ गया। ये कहते हैं हमने स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में हमने इतना क्या, अरे भाई उनके लिए कोई एक काउंटर तो बनाइए आप। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं मेरे पास तो वो है 60% आंदोलनकारियों के लिए एक काउंटर बनाइए ना आप, दून में बनाइए, कोरोनेशन में बनाइए, जो सरकारी अस्पताल हैं बनाइए ना उनको।
उनके आश्रित हैं। अब हम पति पत्नी हैं माना, कभी बीमार वो हो जाते, कभी मैं हो जाता उनको तो फिर शुरू रही है। तो भाई आप खाली कहने से कुछ नहीं होता साहब। आप क्योंकि आपके दिमाग में कुछ है नहीं, आपके दिमाग में, इनके दिमाग में कुछ नहीं है। इनका दिमाग है कि केवल जीतो, किस तरह से बन जाओ, मंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, लूट कर सुट करो और हो गए, ये कमीशन खोरी है, बाकी कुछ नहीं है। अगर है तो फिर क्यों नहीं करते भाई? आप कह रहे हैं हमारे पास सरप्लस है तो गाँव में भेजो ना, वहाँ काटब्लाक में कितना तीन या चार हैं वहाँ पे। ऐसे पौड़ी में कितने हैं? तो ये बेस अस्पताल है या इनका जो अपना थोड़ा श्रीनगर में थोड़ा बहुत चला, वो मेडिकल कॉलेज की वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है, अदरवाइज़ नहीं तो पहाड़ के तो सारे वहीं पे आते हैं, सुविधाएं नहीं है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं आंदोलनकारी और कुछ हमारे उत्तराखंड के निवासी भू कानून और मूल निवास की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि अगर ये 1950 लागू हो जाता है तो इससे आप आंदोलनकारियों को और हम जैसे लोगों को जो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा? देखिए साहब, मैं कहता हूँ कि अगर ईमानदारी के साथ अभी भी लागू हो जाए तो हमारी ज़मीन बच जाएगी, जीवित हो जाएगी। इतना ज़मीन बिक गई है, सब बाहर के लोग आ गए हैं यहाँ, ठीक है नहीं, वो खरीद गए अपना। कोई देखो यहाँ पे कितना बड़ा रिजॉर्ट बना हुआ है, ये मॉल वो बना हुआ है, हैं? ये सब बाहर के लोग आकर इन्होंने खरीद ली। अगर आज भी रोक लगे, होना चाहिए था भाई। देखो नहीं तो हमारी ज़मीन हमारी यहाँ रहती, हम ज़मीन से भी गए, जंगल से भी गए, पानी से भी गए, तो आखिर हमारे पास रखा क्या है आपने? बिजली जा रही जो हाई टेंशन जा रही है, हमको तो आज के बिजली कितनी महंगी पड़ रही है, 4-5 रुपये यूनिटों का क्या बच्चे देती है किराया, वो तो वही देती है, ऑनलाइन करती है। तो ज़रा ज़्यादा याद जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन मैं सोचता हूँ 6-7 रुपये से कम प्रति यूनिट नहीं होगी। अब वो हमारी ज़मीनों में जा रहे, हमारे पानी से बन रहा हो भाई, चाहे श्रीनगर में बन रहा है, चाहे विष्णुप्रयाग में बन रहा है, वो बिजली बन रही है, तो हमको क्या लाभ मिल रहा है उसको? हमारे राज्य को क्या लाभ मिल रहा है उसको? कुछ नहीं। ये बोलने वाले नहीं है, ये तो वो बात बोलेंगे जहाँ इनका लाभ होगा। ये राज्य इसलिए बना, ये नेता जो हैं ये बने हुए हैं, ये अपने लाभ को सोच रहे हैं बस। और हालात इनकी ये है कि मैं सोचता हूँ इन्होंने इनमें 1% 2% होंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो ये विधायक बने हुए हैं। और वो भी कई तो ऐसे ही वो वैसे ही होंगे, वो अखबारी। बाकी तो इनकी कोई पीड़ा नहीं है साहब। 10% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड राज्य ने आंदोलनकारियों के लिए निर्धारित किया है, लेकिन जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन रोज़गार का होता है राज्य सरकार का, तो उसमें कहीं वेटेज मिलता है? आप देखिए साहब, 10% क्षैतिज आरक्षण ये इसलिए लाए कि ताकि लोग आंदोलनकारियों को चुप कराया जा सके। असल में स्थिति ये थी, सच्चाई ये है कि नारायण दत्त तिवारी जी ने ये कहा था उस समय कि हम प्रत्येक आंदोलनकारी के बच्चे को सीधे नौकरी पे लगाएंगे, और लगाया भी। कुछ लोगों को तो लगाया उन्होंने, लगा, उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ गई थी बीच में, लेकिन थोड़ा आंदोलन हुआ, बात बहुत बजर हो तो रुक गई। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है कहाँ लागू हो रहा है? कहीं नहीं है। अभी वो बीच आया था एक बार, इन्होंने कहा कि हम फिर दोबारा ला रहे हैं विधानसभा में, कि एक कार्यवाही इन्होंने चर्चा करवाई, उसके बाद राज्यपाल जी को भेज दिया। राज्यपाल जी ने 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने अपने पास लटकाया, उसके बाद पता नहीं क्या कर दिया। आज भी लागू नहीं होता, हो कहाँ हो रहा लागू नहीं है। तो ये खाली बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, आप बताइए ना। हैं आप उनको आंदोलनकारियों को 4,000 रुपये, 4.5, किसी को 4.5, किसी को 6, किसी को 20 जो घायल घुयल होंगे वो उनको, जो बिल्कुल चल नहीं सक रहे हैं उनको। बल्कि कई तो अभी बीच में तो एक बात ये भी आई थी कि हमारा एक आंदोलनकारी शहीद हो गया था, उसके माँ बाप को कुछ मिल ही नहीं रहा था, उनको कोई सुविधाएँ भी नहीं मिल रही थी। ये हालात है, ये उनके सपनों का, ये सपने हैं हमारे। सपने कुछ नहीं है साहब, सपने अपने को बनाने के लिए है, लोगों को ठगने के लिए है। बस जनता को ठगो, विधायक बन जाओ, ये बन जाओ और सांसद बन जाओ, और बस मौज करो, अपनी कमाई करो, अपने महल खड़े करो। देहरादून में प्लॉटों के मालिक हैं ये विधायक, कई विधायक हैं जो प्लॉटों के मालिक हैं। अब आप बताइए, तो होंगे ही जब इनको अब आज की डेट तिथि में जो है 3.5 लाख रुपये इनको 2.5-3 लाख रुपये इनको वेतन मिल रहा है। बताइए क्या करते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं अलग है, डी अलग है, टी अलग है, पता नहीं क्या क्या मिलता है, वो सब अलग है। फ़ोन फ्री, फलाना फ्री, सब कुछ फ्री, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी अपना विधानसभा का जब सत्र चलता है तो एक प्रश्न भी नहीं करते हैं। प्रश्न अगर वो करेंगे, उस तरह का प्रश्न करेंगे जिसमें कोई अधिकारी फंस रहा हो, तो वहाँ तो कुछ मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं है साहब।
लफ्ज़ों के दस्तरस में मुकम्मल नहीं हूँ मैं, लिखी हुई किताब के बाहर भी सुन मुझे। ये पंक्तियाँ इसलिए कह रहा हूँ कि जो पीड़ा है आंदोलनकारियों की, समाज सेवियों की, इस रजत जयंती वर्ष में हम उन लोगों तक पहुँच रहे हैं जिनके कंधों पे खड़े होकर हमने ये राज्य अलग पाया, जिनके संघर्षों ने, जिनके उत्पीड़न से ये राज्य बना, फूला, फला। और उन्हें आज सरकारें, चाहे कोई भी हो, हम वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार हो, उन्हें क्या सुविधाएं दे रही है, उनके बच्चों के लिए, उनकी संततियों के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या सोच रही हैं और किस तरह का काम कर रही हैं, यह हम जानने का प्रयास इन लोगों से कर रहे हैं। जनसंवाद उत्तराखंड प्रत्येक समाज सेवी, आंदोलनकारी और जो भी इस राज्य को बनाने का मूल आधार रहा है, उन तक पहुंचकर इन 25 सालों की यात्रा का विवरण ले रहा है और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। यह एपिसोड, यह कार्यक्रम, यह विचार आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर करके अवश्य बताएं। जनसंवाद उत्तराखंड से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।